अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में चैप्टर 10 में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 15 जो कि इनहेरिटेंस के नाम से है उसमें मौजूद है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 16, बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 17 जो कि जीन्स एंड इनहेरिटेंस के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप क्रोमोसोम्स एंड जीन्स और वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के या इनहेरिटेंस की फर्दर कुछ टर्मिनोलॉजीज, जिसके हैं हमारे पास जीनोम, इसके अलावा क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन। ये हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोम के बारे में। ठीक है जी। जीनोम जो है ये किसे कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज को कहते हैं, कंप्लीट सेट को कहते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को कहते हैं। और कौन सी जीन्स? वो जीन्स जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हों। तो उनके अंदर जितने भी जीन्स मौजूद होंगे, वो जितने भी ट्रेड्स कैरी करेंगे, उन सब की स्टडी को या उस कंप्लीट सेट को हम क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। ठीक है जी। अब जीनोम के बाद हम जैसा कि अब हमें पता है कि जीन्स कहाँ पे होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो अब हमें क्रोमोसोम के बारे में भी जानना जो है वो जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या जी? दैट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के बारे में आपको पता होगा, आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। और ये क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक होते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, दागा नुमा होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। इसके अलावा जो है क्रोमोसोम्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं हमारे पास किस चीज को? जीन्स को। ठीक है जी, हम लिखते हैं थ्रेड लाइक हैं, जीन केयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास, जीन केयरिंग। ठीक है, जीन्स को ले जाने वाले। ठीक है। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि ये कहाँ पे मौजूद हैं? ये हमारे पास मौजूद हैं इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि हर एक क्रोमोसोम जो है, हम यहाँ लिख लेते हैं ईच क्रोमोसोम जो है उसमें क्या है, हम यहाँ दैट इज क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। तो ईच क्रोमोसोम जो है उसमें उसके पास मौजूद है कौन सी चीज? डीएनए। ठीक है जी। डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। और इसके अलावा जो है इसमें मौजूद हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। इनको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जीन्स and they are found in the nucleus. Each chromosome consists of a very long DNA molecule and associated proteins which are also known as a हिस्टोन प्रोटीन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज क्रोमेटिन, CHRO, क्रोमा, क्रोमेटिन। ठीक है जी, दैट इज क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो है हमारे पास ये क्या है? तो क्रोमेटिन जो है ये हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं किस चीज के? डीएनए के एंड प्रोटीन के। हम यहाँ लिख लेते हैं डीएनए। और उसके अलावा जो है
प्रोटीन के हमारे पास ये क्या है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। अब कौन सी प्रोटीन होगी, वही हिस्टोन प्रोटीन होगी, और यही क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। इसके अलावा जो है क्रोमेटिन हमारे पास क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है। तो ये हमारे पास यूकेरियोट्स, यूकेरियोट किसे कहते हैं, यूकेरियोट्स जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, तो ये यूकेरियोट्स में हमारे पास बनाते हैं, दैट इज नोन एज अ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, यूकेरियोट्स में हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और इसके अलावा ये कहा जाता है कि जब सेल डिवाइड नहीं करता तो तब क्या होता है, क्रोमेटिन एग्जिस्ट करते हैं एज ए मास ऑफ वेरी लॉन्ग थिन फाइबर, जो इसको हम नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, या उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते। तो अब हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जी मौजूद है, दैट इज न्यूक्लियस। हम उसको साथ साथ लेबल कर लेते हैं। ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। अब आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नजर आए जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, क्रोमेटिन्स हैं, जो कि सेल डिवीजन से पहले क्या होंगे, कंडेंस होके हमारे पास क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस क्रोमेटिन के, अगर इस क्रोमेटिन फाइबर को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जी मौजूद होते हैं न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए मौजूद होता है, और उसके अलावा जो है हमारे पास मौजूद है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि एसोसिएटेड प्रोटीन्स थी। तो आज जो है, और ये फिर कंडेंस होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, जीनोम्स के बारे में, जो कि कंप्लीट सेट है किस चीज का, जीन्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के बारे में कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके पास जीन कैरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में हमारे पास ये क्रोमोसोम, और बने होते हैं ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स के, और इसके अलावा इसमें मौजूद हैं एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और उसके बाद क्रोमोसोम किस चीज के बने हैं, क्रोमेटिन के। क्रोमेटिन अगेन बना है डीएनए से और प्रोटीन से, और ये हमारे पास यूकेरियोट्स में कंडेंस होके क्या करते हैं, बनाते हैं क्रोमोसोम्स। तो आज हमने पढ़ा जीनोम, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन के बारे में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉटसन क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए है हमारी बॉडी का विरासती मादा है, यानी कि हमारे जो जिस्म में विरासती मादा है उसे डीएनए कहा जाता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल ही होती है न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से हमें उसकी शक्ल नजर आती है। अब ये जो इस किस्म की इसकी शक्ल है, ये किसने बताई थी हमें? सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉटसन और क्रीक। उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था, और इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो किस तरह से बना होता है। अब हम अगर इसकी बनावट देख लें तो उसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये आपको दो पिंक स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। एक ये स्ट्रैंड जा रहा है और दूसरा ये दूसरा स्ट्रैंड जा रहा है। अब ये जो स्ट्रैंड है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि दो पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो हेलिक्स की शक्ल में मौजूद हैं। ये जो शक्ल होती है इसे हेलिक्स कहते हैं। और पोली न्यूक्लियोटाइड इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये पोली न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? उसके अंदर शुगर मौजूद होती है, फॉस्फेट मौजूद होती है, सेकेंड और थर्ड जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। अब ये जो शुगर और फॉस्फेट है इनमें से ये बाहर पिंक वाली स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, इसलिए ये आउटसाइड होती हैं, और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये ब्लू सा, ये क्या है? ये इसकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, और ये चार किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं एडेनिन, जिसको कैपिटल ए से जाहिर किया गया है,
टी जो है वो थायमीन को शो कर रहा है, जी जो है वो ग्वानिन को, और सी जो है वो साइटोसिन को। और ये किस तरह से मौजूद होते हैं, अगर यहाँ पे इस साइड पे ए मौजूद होगा तो दूसरी साइड पे टी मौजूद होगा, यानी कि ए जो है वो हमेशा टी के साथ अपना पेयर बनाएगा और जी जो है वो हमेशा सी के साथ अपना पेयर बनाएगा। और पेयर कैसे बनाएगा, ये जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो बेसेस हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं। अब अगर हम इनको करीब से देखें कि अंदर हमें किस तरह से ये नजर आएंगे, तो ये वाली डायग्राम हम अपने सामने रख लेते हैं। इस डायग्राम में ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये शुगर है और इसके साथ ये क्या है, ये फॉस्फेट है, और ये कहाँ है, ये आउटसाइड है, यानी कि बाहर की तरफ है, दोनों तरफ। ये एक हेलिक्स के पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब इन दोनों की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो यहाँ पे अंदर की तरफ मौजूद हैं। अब ए और टी की तरफ अगर आप देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ ये दो लाइंस हैं, यानी कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। और जो जी और सी हैं उसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये जो जी और सी वाली नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये क्या है, ये इसका डायमीटर दिखाया गया है। डायमीटर क्या होता है, जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का एरिया होता है जिसमें ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स आते हैं डीएनए के और हेलिक्स बनाते हैं, इस पूरे को डायमीटर कहते हैं। और ये हाफ 1 नैनोमीटर है, और जब इसमें ये वाला पार्ट भी डालेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 नैनोमीटर, यानी कि इसका डायमीटर जो कितना होता है 2 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है और इससे अगले वाला जो सेट है नाइट्रोजनस बेस का, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, वो है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये डिस्टेंस जो है उसे कहा गया है 3.4 नैनोमीटर। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये पूरा एक स्पाइरल टर्न का जो है वो डिस्टेंस बताया, यानी कि यहाँ से ये टर्न शुरू हो रहा है और ये स्पाइरल टर्न जो है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है, और ये जो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे टर्न, यहाँ से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है अगर आप इसमें देखें तो इसमें ग्रूव्स बने होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये ग्रूव्स मौजूद हैं, और इनमें एक को कहा जाता है कि ये माइनर ग्रूव है और दूसरे को कहा जाता है कि ये मेजर ग्रूव है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव जो है वो क्यों कहा जाता है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। सबसे पहले जो हम डायग्राम लेकर आते हैं उसमें हम माइनर ग्रूव का देख लेते हैं। माइनर ग्रूव के अंदर अगर हम बॉन्डिंग देखें तो वो इस तरह की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनर ग्रूव के अंदर कौन सी बेसिस हैं, उनके अंदर जो बेसिस हैं वो है ए यानी कि एडेनिन, और टी जो है वो थायमीन, यानी कि इसके अंदर जो बेसिस होती हैं वो एडेनिन और थायमीन होती हैं। और माइनर यानी कि छोटा, इसे इसलिए कहा जाता है कि ये बेसिस एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती हैं। करीब इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर दो बॉन्ड होते हैं, तो ये क्या है, इस ग्रूव के अंदर छोटी बेसिस आएंगी यानी कि कम बॉन्ड्स वाली। अब अगर हम मेजर ग्रूव की बात करें तो मेजर ग्रूव में क्या होता है, मेजर ग्रूव के अंदर जो है वो दो किस्म की बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है, अलग किस्म की। और वो कौन सी होती है, उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अंदर जो है नाइट्रोजनस बेस जी और सी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन मौजूद हैं। और इसमें अगर आप देखें तो ये बेस पेयर्स, इनके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इसकी वजह से जो दूसरी बेस पेयर आती है, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड मौजूद होंगे तो दूसरी बेस पेयर आएगी वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे होगी। इस डिस्टेंस की वजह से होने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये मेजर ग्रूव है। इस तरह से जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये दो किस्म के ग्रूव जो हैं वो हमें हर टर्न में नजर आते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये जो डीएनए है ये रोटेट भी कर सकता है, और रोटेट किस तरह से कर सकता है कि पूरा जिस तरह से एक सर्कल घूमता है, सर्कल किस तरह से होता है अगर हम उसका देखें तो वो इस तरह से राउंडेड सा जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, यानी कि यहाँ से अगर ये शुरू करेगा तो पूरा ये रोटेट करके यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, यानी कि पूरा 360 डिग्री जो है वो इसकी रोटेशन होती है। और इसकी वजह से डीएनए जो है वो रोटेट करता है। लेकिन रोटेट करने का हरगिज मतलब नहीं है कि ये इसके अंदर से जो इसका बॉन्ड है या जो इसकी सीक्वेंस होता है कि यहाँ पे ए है, या यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे ए होगा और फिर नीचे अगर यहाँ पे जी होगा फिर सी होगा, तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल उसी तरह रहता है। रोटेशन से ये सीक्वेंस जो है ये खराब नहीं होता। ये क्या है, ये पूरा जो इस किस्म की जो सिमेट्री है, जो स्ट्रक्चर है और जो बॉन्ड्स हैं ये मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, जो कि हमारे विरासती मादा है और हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। ये तो था
वॉटसन एंड क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीएनए एंड आरएनए क्या है। डीएनए और आरएनए हेरिडिटी मटेरियल हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक एनिमल सेल। अब एनिमल सेल जो है उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है और इसके न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स है इनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। अब ये जो डीएनए है ये मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी और ह्यूमन के अंदर भी। लेकिन आरएनए जो है, ये जो हेरिडिटी मटेरियल है, ये मौजूद होता है वायरसेस के अंदर, यानी कि ये एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस के अंदर मौजूद नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वायरस की डायग्राम है, इसमें ये जो इसका हेड वाला पार्ट है इसके अंदर ये इसका आरएनए मौजूद है। अब हम इस डीएनए और आरएनए के अंदर इसकी स्ट्रक्चर देख लें कि ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो डायग्राम है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है ये आरएनए है जिसे कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए है उसे कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए और आरएनए है, अगर हम इनकी तरफ देखें तो आरएनए आपको नजर आ रहा होगा, आरएनए का एक ही स्ट्रैंड है। तो आरएनए क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन जो डीएनए है उसके दो स्ट्रैंड्स ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, एक ये वाला स्ट्रैंड जा रहा है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड जा रहा है। और इनकी डायरेक्शन क्या है, एक 3 to 5 है और एक 5 to 3 है। ये वाला जो है ये 3, इसका ये वाली साइड 3 है और ये एंड वाली साइड 5 है, और दूसरे की एक वाली साइड जो है वो 5 है और एंड वाली 3 है। तो ये जो दोनों इसके स्ट्रैंड्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और दो स्ट्रैंड्स होते हैं। अब अगर हम इसके अंदर बात कर लें कि ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं, तो ये मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो साइड्स पे आपको नजर आ रही हैं ये इसकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब जो डीएनए है उसके अंदर साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस होती है जिसे सी से जाहिर किया जाता है, गुआनिन जिसे जी से जाहिर किया जाता है, एडेनिन जिसे ए से जाहिर किया जाता है और थायमिन जिसे टी से जाहिर किया जाता है। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है इसके न्यूक्लियोटाइड में मौजूद होती हैं। अब अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो है साइटोसिन मौजूद होता है, गुआनिन मौजूद होता है, एडेनिन मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे थायमिन नहीं होता। थायमिन की जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं थायमिन को रिप्लेस कर दिया है यूरासिल ने, यानी कि जो चौथी नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए और आरएनए में फर्क होती है। अब अगर हम एक जो न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोटाइड में ये नाइट्रोजनस बेसिस मुख्तलिफ होती हैं, तो हम न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं जिससे ये डीएनए मिलके बना होता है, जिससे ये वरासती मादा मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगर हम इसकी तरफ देखें तो इसमें तीन चीजें हमें नजर आ रही हैं, और वो तीन चीजें कौन सी हैं यहाँ पे हम ले आते हैं। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी तीन चीजें हैं, और वो कौन कौन सी हैं। इसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेस मौजूद है, और अभी यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है वो है एडेनिन। ये एडेनिन के अलावा जो है यहाँ पे थायमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकती है। ये भी बेसिस हैं, यानी कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये चेंज हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। इस नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच होती है, ये आप देख सकते हैं ये शुगर है, और इस शुगर के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और ये जो तीनों चीजें हैं नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये जो है ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बना रही हैं। और इस तरह के ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर हम ये शुगर की बात कर लें तो ये शुगर जो है ये डीएनए में अलग होती है और आरएनए में अलग होती है। अब डीएनए में और आरएनए में इनकी शुगर में फर्क क्या है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और जो आरएनए होता है उसके अंदर राइबोस शुगर होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क जो है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के ऊपर नंबरिंग की गई है। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5th कार्बन है। अब यहाँ पे अगर आप ये रेड कलर का बॉक्स देखें और यहाँ पे अगर आप इसका रेड कलर का बॉक्स देखें तो जो कार्बन 2 है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ हाइड्रोजन लगा है और राइबोस में जो है वो OH लगा है। यानी कि आमतौर पे OH राइबोस में मौजूद होता है, लेकिन जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, कार्बन 2 में जो OH है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये डीऑक्सीराइबोस बन जाएगी। और ये जो दो मुख्तलिफ किस्म की शुगर है, ये वाली जो है ये किस में मौजूद होती है, ये डीऑक्सी डीएनए में, और राइबोस जो है ये मौजूद होती है आरएनए में। अब अगर हम इसके अलावा और डिफरेंस देख लें कि और कौन कौन
कौन से डिफरेंस हैं, तो डीएनए जो है उसकी तो एक ही टाइप होती है कि वो इस तरह से डबल जो है उसकी वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, लेकिन जो एमआरएनए था, सॉरी जो आरएनए था, अगर हम उसकी बात करें तो आरएनए हमने देखा था एक स्ट्रैंड का है, लेकिन जो आरएनए है उसकी टाइप्स 3 किस्म की हैं, यानी कि डीएनए की टाइप्स नहीं है लेकिन आरएनए की टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइप्स नजर आ रही हैं। ये वाली जो टाइप है, ये वाली, इसको हम कहते हैं कि ये एमआरएनए है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ये वाली जो है ये इसकी एमआरएनए है। जो आरएनए है जिसे कहा जाता है आरआरएनए, आर का कहा जाता है, आर का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये वाली आरएनए है, यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं। और ये जो टी है, टी का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, और ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे मौजूद है। इसमें जो एम है इसका मतलब है मैसेंजर। अब ये जो एमआरएनए है, आरआरएनए है और टीआरएनए है, ये तीनों आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि जब बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन बननी होती है तो ये तीनों आरएनए हिस्सा लेती हैं।